कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। हिमांशु, देखिए हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसको लगातार तमाम आलाधिकारी नजर बनाए हुए हैं, दौरे पर गए हैं, मुख्यमंत्री धामी खुद मिलने के लिए पहुंचे हैं, घायलों से उनसे बातचीत की है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको अपडेट बता दूं, इस पूरे प्रकरण में पहले अब तक 2 लोगों की मौत, सूचना विभाग ने जो यहाँ पर मौत की पुष्टि है उसको बढ़ा दिया है 5 लोगों की मौत, और इन सभी की जो मौत हुई है वो गोली लगने से ही हुई है। तो अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी साझा की गई है, ऑफिशियल बाइट अब तक नहीं आई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम हल्द्वानी में शांति व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद की हुई हैं। बाहर आकर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर जाकर इंटरनेट आपको मिल पाएगा, तब जाकर आप फोन अपना इस्तेमाल कर पाएंगे। उसकी वजह यही है कि कहीं व्हाट्सएप या इस मैसेज ग्रुप पर लोगों को इकट्ठा ना किया जा सके, और जिस तरह से आज जुम्मा रहा तो जुम्मा के दिन पर लोग इकट्ठा ना हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, उसको लेकर पहले ही पुलिस विभाग द्वारा ये जानकारी दे दी गई थी। सभी लोगों से कह दिया गया था कि सभी लोग घरों में रहकर ही अपना नमाज को अदा करेंगे, मस्जिद में कोई नहीं जाएगा। तो शांतिपूर्वक तरीके से पूरा दिन रहा, और डीजीपी हो या फिर प्रमुख सचिव हो, वो सबसे पहले दोपहर में ही यहाँ पर आकर जो घायल पुलिसकर्मी हैं और इसके अलावा जो लोग थे उनसे आकर मिले, उनका हालचाल जाना, पूरी स्थिति को लेकर उन्होंने बैठक की यहाँ के अधिकारियों के साथ। डीएम और एसएसपी ने सुबह ही 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा, किस तरह से ये पूरी घटना कारित की गई। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि पहले से ये सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जब वो वहां पर जो अवैध रूप से मस्जिद है, मजार है, उसको तोड़ने के लिए गए तो वहां पर लोग पहले से मौजूद थे। 500 की संख्या में पुलिस बल था, लेकिन वहां से 300 से 400 लोग आते हैं, अचानक से वहां पर पथराव कर देते हैं, और उसके बाद जो संकरी गलियां हैं जिनमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसके अलावा जो लोग थे, जो आम जनता थी, वो भी शामिल है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी खुद आज यहाँ पर शाम को पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से बातचीत की जो गंभीर रूप से घायल थे। महिला कांस्टेबल से लेकर महिला एसआई से भी बात की, उनकी जानकारी ली आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, कैसे वहाँ पर सिचुएशन थी, किस तरह से उसको वहाँ पर हैंडल किया गया था, और कहाँ लूज पॉइंट रहे। इसमें कहीं न कहीं लूज पॉइंट ये भी रहे कि 30 तारीख को जब सर्वे कराया गया था तो छठे में किसी तरह के कोई भी ईस्ट नहीं होने की बात डीएम ने अपने माध्यम से कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन 5 दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट रहा ऐसा कि वहां पर इस तरह की सिचुएशन बन गई, और डीएम या एलआईओ का फेलियर, इसको हम कहें कि ये इन्फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंची कि माहौल इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप वहां पर मस्जिद या जो अवैध तरह से वहां पर निर्माण किया गया है उसको दस्तीकरण के लिए जाएंगे तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का मिलने वाला है, जिसमें लोगों के ऊपर पथराव हो सकता है। यहाँ तक कि जो थाना है उसको भी गिरा दिया गया है। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। दर्जनों जो गाड़ियां थी वहां पर थाने के बाहर, उनको आज के हवाले कर दिया था। पेट्रोल बम का वहां पर इस्तेमाल किया गया, और महिला कांस्टेबल को इतनी ज्यादा डरी हुई थी, उनका कहना था, जिससे हमने बातचीत की कि 4 से 5 घंटे वो एक जगह डूबत कर उन्होंने अपनी जान बचाई, और 5 घंटे बाद वहां से निकलकर भागी, और उसको उनको लग नहीं रहा था कि शायद ही वो बच पाएंगी। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए थे, और यही वजह रही कि बाद में फोर्स, उसके बाद पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया, और कर्फ्यू लगाने के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक कर्फ्यू इसी तरह से जारी रहने वाला है। चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रशासन सख्ती बरत रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इसके साथ ही दंगाइयों को ढूंढने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी आगजनी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल मदरसे पर एक्शन के दौरान बवाल हुआ था, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है हल्द्वानी आगजनी से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, और मदरसे पर एक्शन के दौरान ये पूरा बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की थी, जिसके बाद से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन है।
हल्द्वानी बवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सरकारी तंत्र और उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था पर माहरा ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन नहीं करती है, ये भी करण माहरा की तरफ से कहा गया है। तो बता दें आपको कि हल्द्वानी बवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह बयान दिया है। सरकारी तंत्र और उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। कानून व्यवस्था पर माहरा ने सवाल भी उठाए हैं और इसके साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है। ये भी मांग है कांग्रेस की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए। दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अनदेखी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दंगा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं का हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरीके की घटना घटेगी हमको उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरीके की कोई घटना वहां नहीं घटी। हल्द्वानी हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाए हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। प्रशासन की विफलता है। यशपाल आर्य ने कहा कि किसी निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने इस मामले को लेकर, हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं, इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और प्रशासन की विफलता इसे बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए। तो बता दें कि तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं नेताओं की तरफ से हल्द्वानी की हिंसा को लेकर। हालांकि प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रही है, साथ ही पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द दंगाइयों को पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कल एक जो दुर्घटना और घटना हुई है, उसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। तो वहां किस तरह से घटना हुई और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। यशपाल जी, कल एक बड़ी घटना हो गई। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बताते हुए एक ऐसी चीज सामने आई है कि जो नहीं आनी चाहिए। देखिए, हल्द्वानी शहर कुमाऊं का प्रमुख प्रवेश द्वार है और जो कल हल्द्वानी बनभूलपुरा में जो घटना घटित हुई है, बहुत ही चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है। पहले भी प्रशासन द्वारा उस मस्जिद को और उस मदरसे को ध्वस्तीकरण किया जा रहा था। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत की, उन्हें अवगत कराया और उनके हस्तक्षेप से वह ध्वस्तीकरण को रोक दिया गया। लेकिन जो पक्षकार थे, वो जो जानकारी है, जिला न्यायालय में गए, वहां उन्हें उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। और यह भी है कि यही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 14 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। जब कल वो याचिका खारिज हुई, तत्काल पुलिस प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुट गया और बिना सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, ध्वस्त कर दिया गया और पर्याप्त संख्या बल भी नहीं था, पुलिस फोर्स भी नहीं थी। इन्होंने उसकी जांच करानी चाहिए, सर्वे कराना चाहिए थे। ड्रोन से भी उसकी सर्वे कराया जा सकता था। तो कहीं लगता है कि प्रशासनिक चूक रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही होगी, लापरवाही है, क्या है? देखिए, प्रशासन का आकलन नहीं कर पाना और इसको हल्के ढंग से लेना, और मेरा मानना है कि
औस्ता नीति की तत्काल कल ही इसको ध्वस्त किया जाता। किस तरह की मांग रखते हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो देखा है, जो सुन रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, हालात बदतर से बदतर है। और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और प्रशासन की भी है। और एक शांति समितियों का भी गठन करना चाहिए जो मिलकर वहां पर अमन कायम कर सके। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हल्द्वानी हिंसा पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत के तल्ख तेवर नजर आए हैं। उन्होंने अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा सोची समझी साजिश है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं इस चीज को तो इसका कारण नहीं मानता, क्योंकि ये जो आक्रमण का हुआ है वो जमीन के एवज में हुआ है। क्योंकि जहां उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये अवैध कब्जे जो हैं छुड़े जाएं। और क्योंकि इसमें उनके धार्मिक जो स्थल भी बने हुए थे, उनका एक स्कूल भी बना हुआ था, मदरसा बना हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि बाहरी ताकतों को भी इन पर सह है, ताकि जो है प्रशासन जो है बैकफुट पर आ जाए और उनकी किसी भी ऐसी कार्रवाई का, जो अवैध कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न कर सकें। ये एक समझो, इनके ऊपर एक युद्ध का ऐलान उन्होंने किया है। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड में अलर्ट है। आपकी स्क्रीन पर अब 6 तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रामनगर, हल्द्वानी, चमोली और रुड़की की। हर जगह पुलिस तैनात है, नाकेबंदी की गई है। इसके साथ ही कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हल्द्वानी हिंसा के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। ये 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गाड़ियों को जलाने और सड़कों पर पथराव, आगजनी, उपद्रवियों की तरफ से थाने को फूंकने, पुलिस का सख्त पहरा और बनभूलपुरा की गलियों में सन्नाटे की ये 6 तस्वीरें हैं। ये उस हिंसा की तस्वीर है और उपद्रवियों ने जो उपद्रव मचाया है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। रुड़की में संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हैं। यहां हालात सामान्य हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए। हम खड़े हैं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर और आपको बताएं कि कल हल्द्वानी में जिस तरह से बवाल हुआ है, उसको लेकर उत्तराखंड में पुलिस हर जगह अलर्ट मोड पर है। उसी को लेकर रुड़की की पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर जो है जिस तरह से हमेशा वाहन आते जाते थे, उसी तरह से सुचारू रूप से वाहन आ जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बात यहाँ के एसपी स्वप्न किशोर से हुई, तो उनका कहना था कि पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है, लेकिन किसी भी तरह का पुलिस किसी भी चौराहे पर हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग जो है किसी भी तरह से उत्तेजित ना हो, लोग ये ना समझें कि हम यहाँ पर असुरक्षित हैं या कोई इस तरह का माहौल है। तो उसको लेकर स्वप्न किशोर का कहना है कि रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है और रुड़की में शांति व्यवस्था बनी हुई है। न्यूज स्टेट के लिए अली मेहदी। हल्द्वानी हिंसा के बाद पहाड़ में हाई अलर्ट है। रामनगर में प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो बता दें आपको कि फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया। हर तरफ हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। रामनगर में भी इसका असर देखने को मिला और धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। कल जो हल्द्वानी में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसके मद्देनजर रामनगर अंतर्गत भी किसी प्रकार की शांति अव्यवस्था न हो, उसको रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है, जिसमें कि किसी प्रकार की भीड़ शहर में ना आए या कहीं पे एक अधिक संख्या में लोग इकट्ठे ना हो या किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रचार प्रसार या ऐसा कोई भड़काऊ भाषण न दे, उसको रोकने के लिए हमने धारा 144 लगाई। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद रामनगर में धारा 144 लगवा दी गई है। प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की जो पूरी टीम है शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है और साथ ही जो है पूरी ड्यूटी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो है नजर रखी जा रही है।
हरिद्वार से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व पीएम को भारत रत्न देने के मामले पर बोले हरदा, चुनावी गणित के तहत ये भारत रत्न दिया गया है। जिन्हें भारत रत्न मिला उनका सम्मान करता हूं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत जिन्होंने तंज कसते हुए ये बात कही है कि चुनावी रणनीति के तहत ये भारत रत्न दिया गया है। हालांकि जिन्हें भारत रत्न मिला है मैं उनका सम्मान करता हूं। तीनों लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि बड़ी देर कर दी, मेहरमा आते आते जब चुनाव देखा तभी आपको याद आए, ताकि इसके नाम पर कुछ राजनीति की जा सके। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस काबिल है और यदि दिया जाता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने तो यहाँ तक कि जिनकी रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग मर गए, हमने उनको भी भारत रत्न देने का विरोध नहीं किया। ये इस समय तो जिन 3 व्यक्तियों को दिया है उसके पीछे चुनावी गणित है। हल्द्वानी में हिंसा हुई है, आगजनी की गई, पथराव हुआ, उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हिंसा की असली वजह क्या थी? क्या ये प्रशासन के फैसले पर उग्र हुए लोगों का आक्रोश था या सोची समझी साजिश? हिंसा के बाद शुरुआती जांच में ही उपद्रवियों के काले चिट्ठे खुल गए। देखिए ये रिपोर्ट। चारों ओर अंगार, धुएं का गुब्बार, हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंक दिया। सवाल ये कि क्या यह हिंसा अतिक्रमण पर हुए एक्शन का रिएक्शन था या एक सोची समझी साजिश? हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक ये हिंसा अचानक फूटे आक्रोश का नतीजा नहीं था, बल्कि पहले से बनाया गया प्लान था, जिसके तहत अतिक्रमण पर बनाए गए मस्जिद या मदरसे को बचाने की कोई योजना ही नहीं थी। साजिशकर्ता तो सिर्फ पुलिस और प्रशासन की टीम को अपना निशाना बनाना चाहते थे। खुलासे के मुताबिक उपद्रवियों ने थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया, पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की, पुलिस पर घर की छतों पर पथराव किया। इतना नहीं, घर की छतों पर पहले से पत्थर रखे थे, यानी प्रशासन पर हमले की साजिश पहले से की गई थी। इसी वजह से उपद्रवियों ने जब थाने पर हमला किया तो अधिकारियों को थाने से नहीं निकलने दिया। साथ ही कि उपद्रवी अधिकारियों को जिंदा जला देना चाहते थे। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। शुरुआती जांच में जितने भी पहलू सामने आई है उसमें ये साफ है कि